welcome dear students. I hope you all are fine. After many lectures of grammar, today we are going to start another poem. The name of this poem is Lines from the Lay of the Last Minstrel. Lines from the Lay of the Last Minstrel, okay, is the name of our poem. The poem is composed by Sir Walter Scott, and Sir Walter Scott was born in 1771 and died in 1832. Sir Walter Scott had multiple qualities. He was a famous poet, novelist, and a critic as well. Critic, one who criticizes the policies of government or anything. As far as Sir Walter Scott is concerned, he is best known for his historical novels. Yes, historical novels of Sir Walter Scott are famous. And he is best known as well for his historical novels. And to this day, he is one of Scott's foremost national heroes. He is considered to be the foremost Scots national heroes to this day. And it means he had a great personality, good reputation because of his love for his country. And as far as this poem is concerned, the poem preaches patriotism. The poem preaches patriotism. We can say the spirit of this poem is patriotism. The poem discourages one who does not love his native land. Yes, everyone who loves his country, everyone who has the feeling of patriotism likes this poem. And this poem discourages the one who does not love his native land. Lines from the Lay of the Last Minstrel. कुछ लाइंस ली गई हैं, कुछ सतूर ली गई हैं एक बहुत ही लॉन्ग पोएम में से, जिसके अंदर सर वॉल्टर स्कॉट ने एक ऐसे शख्स की पेनल्टी का जिक्र किया है, पनिशमेंट का जिक्र किया है, जो अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता है। सर वॉल्टर स्कॉट कौन थे? ही वॉज बॉर्न इन डबलिन। ये खुद जो पैदा हुए थे वो डबलिन में पैदा हुए थे, और इसके आगे 1771 में पैदाइश हुई इनकी, 1832 में इनका इंतकाल हुआ है। He was born in Edinburgh. Okay, let me make correction. He was born in Edinburgh. एडिनबर्ग में इनकी पैदाइश होती है। अच्छा, फेमस क्यों थे? अपनी पोइट्री की वजह से, अपने नॉवेल्स की वजह से और अपने क्रिटिसिज्म की वजह से ये जाने जाते थे। और ख़ास तौर पे जो इनके हिस्टोरिकल नॉवेल्स थे, स्कॉटलैंड की तारीख भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जो अपने मुल्क के साथ वफादार थे, और उनमें से अगर किसी ने गद्दारी की अपने मुल्क के साथ, तो ऐसे लोगों को बहुत ही बुरे अल्फाज में याद किया गया है। ये खुद अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे सर वॉल्टर स्कॉट, और इस पोएम के अंदर इन्होंने एक ऐसे शख्स का जिक्र किया है जो अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता। द पोएम टॉक्स अबाउट एन अनपैट्रियोटिक पर्सन। मैं फिर बता दूं, द पोएम टॉक्स अबाउट एन अनपैट्रियोटिक पर्सन।
ये एक ऐसे शख्स के बारे में बात करती है पोएम जो अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता। ऐसे शख्स को कैसे नताइज का सामना करना पड़ता है, ये तमाम बातें हमें इस पोएम से पता चलती हैं। आज भी सर वॉल्टर स्कॉट को नेशनल हीरोज़ में शुमार किया जाता है स्कॉटलैंड के। ये पोएम हमें पैट्रियाटिज़म का दर्स देती है। जाहिर सी बात है, जब अनपैट्रियाटिक पर्सन की हमें बातें पता चलेंगी कि उसके साथ कैसा होगा, तो पैट्रियाटिज़म खुद ब खुद हमारे दिल में आ जाएगा। ये एक ऐसी पोएम है जो उस शख्स को जो अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता डिस्करेज करती है। अच्छा, कुछ पॉइंट्स और हैं इसके पोएम के विच आई शुड राइट ऑन द बोर्ड। The poem is written in rhymed couplets. ओके, द पोएम इज रिटन इन राइम्ड कपलेट्स। अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि राइम्ड कपलेट्स क्या होती हैं, हम कई दफ़ा इसको डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। लेट्स स्टार्ट द पोएम। पोएम के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा, breathes there the man with soul so dead, who never to himself hath said, this is my own, my native land. Breathes there the man with soul so dead. According to the poet, would there be any senseless person? Would there live any senseless person who does not love his country? क्या ऐसा भी कोई शख्स होगा इस दुनिया के अंदर जिसकी सोल मर चुकी होगी, जिसने कभी अपने आप से ये बात ना कही हो कि ये तो मेरा अपना वतन है? क्या ऐसा भी कोई शख्स इस दुनिया में रहता होगा? यानी हैरत का इजहार किया है सर वॉल्टर स्कॉट ने कि क्या ऐसा भी कोई शख्स होगा इस दुनिया में जिसने कभी ये कहा हो अपने आप से, कभी ऐसा फील ना किया हो कि यार ये तो मेरा अपना मुल्क है। The poem talks about a high profile person. It does not talk about a layman. ये अपने जहन में रखिएगा कि ये पोएम जिस शख्स के बारे में बात कर रही है वो एक ऐसा शख्स है कि जिसके पास बहुत ही ज़्यादा पावर भी है, वेल्थ भी है और वो फेमस भी है। ठीक है, ये एक ऐसे शख्स की बात हो रही है कि breathes there the man with soul so dead means does there live any person who has never ever felt any kind of love in his heart for his native land. ये native land क्या है? Native land means birth place. जैसे I am the native of Karachi, birth place की बात हो रही है। तो ये बता रहे हैं कि भाई क्या कोई ऐसा शख्स होगा जिसने कभी ये बात अपने से ना कही हो, अपने दिल में कभी मोहब्बत ना फील की हो अपने कंट्री की। और अगर आगे क्या कहते हैं, whose heart hath never with him burned, as home his footsteps he had turned. Means when this person returned from abroad after reaching his country, that person did not feel any kind of emotion of love for his country. क्या ऐसा कोई शख्स होगा कि जिसने कभी अपने दिल के अंदर मोहब्बत फील ना की हो अपने मुल्क की, या वो दूर दराज इलाके में गया और फिर वहाँ से कुछ महीनों के बाद वापस आया हो और जब अपने मुल्क पहुँचा तो उसने अपने दिल में कोई खुशी महसूस ना की हो अपने मुल्क में आने के बाद। From wandering on a foreign strand, wandering means traveling, from traveling
ऑन अ फॉरेन स्ट्रेंड शोर, स्ट्रेंड मीन्स शोर, जब वो शख्स समंदर पार से आया हो तो उसने अपने दिल में कभी कोई मोहब्बत फील ना की हो अपने कंट्री के लिए। क्या ऐसा कोई शख्स होगा? अब इस पूरी लाइंस को मैं आपको एक सीक्वेंस में एक्सप्लेन करूं कि सर वॉल्टर स्कॉट क्या कहते हैं। क्या ऐसा भी कोई शख्स होगा कि जिसने कभी अपने दिल के अंदर मोहब्बत ना फील की हो अपने कंट्री के लिए? क्या ऐसा भी कोई शख्स होगा जो समंदर पार से वापस आया हो कुछ अरसे बाद और पहुंचने के बाद उसने अपने दिल में कोई भी वार्म फीलिंग अपने कंट्री के लिए फील ना की हो? और आगे ये कहते हैं, इफ सच देयर ब्रीथ, ब्रीथ मीन्स लिव, if such there live, if really this kind of person lives, go mark him well. If you know any person who does not love his country, then go and check what happens with him. अगर वाकई तुम किसी ऐसे शख्स को जानते हो कि जो अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता, अपने मुल्क की कोई परवाह नहीं है उसको, बस अपनी शान और शौकत, अपना नाम, अपना रख रखाव से मोहब्बत करता हो वो शख्स, तो फिर जाओ, मार्क हिम वेल, चेक करो क्या होता है ऐसे शख्स के साथ। फॉर हिम नो मिन्स्ट्रल रैप्चर्स स्वेल, मीन्स फॉर दिस काइंड ऑफ पर्सन नो ट्रिब्यूटिंग सॉन्ग्स आर मेड। यस, नो नोबल सॉन्ग्स आर मेड फॉर हिम। ऐसे शख्स के लिए कोई खुशी के तराने नहीं बजाए जाते हैं, ऐसे शख्स के लिए कोई खिराज तहसीन पेश करने वाले गीत नहीं गाए जाते हैं। रीज़न क्या है? ही डज नॉट लव हिज कंट्री, ही इज एन अनपैट्रियोटिक पर्सन। वन हु डज नॉट लव हिज कंट्री इज कॉल्ड अनपैट्रियोटिक पर्सन। रिमेंबर, ये इसलिए बता रहा हूँ, ये मैच करने के लिए भी आता है, मीनिंग आपको चूज करने के लिए भी दिया जाता है। वन हु डज नॉट लव हिज कंट्री इज कॉल्ड अनपैट्रियोटिक पर्सन, वन हु लव्स हिज कंट्री इज कॉल्ड पैट्रियोटिक पर्सन। ठीक है, ये एडजेक्टिव्स हैं दोनों। अब इनका नाउन सुनो। अनपैट्रियोटिज्म क्या है? अनपैट्रियोटिज्म ये नाउन है, पैट्रियोटिज्म ये भी नाउन है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पैट्रियोटिज्म मीन्स हुब्बुल वतनी, पैट्रियोटिक हुब्बुल वतन एडजेक्टिव है। ये क्या कह रहे हैं कि जाओ जाके देखो ऐसे शख्स के लिए कोई भी तराने नहीं गाए जाते। हाई दो हिज टाइटल्स, हाई दो हिज टाइटल्स मीन्स डिस्पाइट ऑफ हाई टाइटल्स। हाँ, भले उस शख्स के बहुत बड़े बड़े टाइटल्स उसके साथ लगे हुए हों। प्राउड हिज नेम, वेदर दैट पर्सन इज फेमस इन द कंट्री, बिग नेम। बाउंडलेस हिज वेल्थ एज विश कैन क्लेम, whether that person has unlimited wealth। क्या कह रहे हैं ये? भले उस शख्स के नामों के आगे पीछे कई अलकाबात लगे हुए हों, कई टाइटल्स हों, दिए जाते हैं ना, ऑनररी टाइटल्स दिए जाते हैं। या बड़ा नाम हो उस बंदे का कि ओ बहुत बड़ी पर्सनालिटी है ये तो, या उस बंदे की भले ही बहुत ज्यादा दौलत हो। क्या होता है ऐसे शख्स के साथ? पोइट हमें बताता है, इन तमाम चीज़ों के बावजूद ऐसे शख्स को कोई भी ट्रिब्यूटिंग सॉन्ग्स के साथ नहीं दफनाया जाता है जब ये मरता है। देखें ना, जब कोई फौजी शहीद होता है, कोई सोशल वर्कर मरता है, तो उसको खराज तहसीन पेश किया जाता है, अच्छे नामों से याद किया जाता है। हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं अपने कंट्री के लोगों की।
जब कोई हमारा फ़ौजी शहीद होता है तो क्या उसको एजाज़ के साथ दफनाया जाता है और सलामी दी जाती है तोपों की, ठीक है ना, फिर वो बैंड बजाया जाता है, ये सारे काम होते हैं। और अगर कोई ऐसा शख्स होता है जो गद्दार होता है, जिसने मुल्क को लूटा होता है, ऐसा शख्स मरता है तो लोग गमगीन होने के बजाय खुश होते हैं कि अच्छा हुआ एक ऐसा शख्स दुनिया से चला गया। अब पोएट भी इसी के बारे में कुछ बात कह रहा है कि अब सुनो, नंबर 1 इसके साथ क्या क्या होता जाएगा। डिस्पाइट दोज टाइटल्स, इन तमाम चीज़ों के बावजूद, डिस्पाइट का मतलब इंस्पाइट ऑफ, पावर एंड पेल्स, दिस इज पेल्स मनी, ये कहता है इसके टाइटल्स के बावजूद, इसकी पावर के बावजूद, इसके पैसे के बावजूद, द रैच कंसंट्रेट ऑल इन सेल्फ, दिस पर्सन डाइज एज अ मिसफॉर्चून पर्सन। जब ये शख्स मरता है तो बेचारा होके मरता है, अपनी तमाम दौलत के बावजूद, अपने तमाम टाइटल्स के बावजूद ये शख्स बेचारा होके मरता है। लिविंग शेल फॉरफिएट फेयर रेनाउन एंड डबली डाइंग, व्हाट हैपेंस टू दिस पर्सन, क्या होता है ऐसे शख्स के साथ? इसकी जिंदगी से पहले ये महरूम होता है, ठीक है, ये मर जाता है और सज़ा के तौर पर इस बंदे को दोहरी मौत का सामना करना पड़ता है, डबली डाइंग। हाउ डज एन अनपैट्रियोटिक पर्सन फेस डबल डेथ, कि ये डबल डेथ का सामना कैसे करता है कोई अनपैट्रियोटिक पर्सन? तो पोएट कहता है नंबर 1, शैल गो डाउन टू द वाइल्ड डस्ट फ्रॉम वेंस ही स्प्रंग after death. Number 1, he is engraved, he goes into the dust. क्या कहता है वो कि मौत के बाद इसकी दोहरी मौत इस तरह है कि पहले तो जब ये मरता है तो इसको दफना दिया जाता है उस ज़मीन के अंदर जहाँ से ये निकला है, तो एक सबके साथ ही मामला होता है। लेकिन इससे ज़्यादा जो बुरा काम होता है वो ये है, जब इसको दफनाया जाता है तो अब लोगों के बारे में बात कर रहा है ये, अनवेप्ट। व्हाट इज अनवेप्ट? वीप कहते हैं, वीप माने रोना, ठीक है, अनवेप्ट उसका अपोजिट है। नो वन मॉर्न्स ओवर हिज डेथ, इसकी मौत पे इसकी मौत पे कोई नहीं रोता है, बल्कि लोग खुश होते हैं कि ऐसा शख्स चला गया जो मुल्क का गद्दार था। ये दोहरी मौत है इसकी। पहली मौत हुई, सब कुछ इससे छिन गया। क्या छिन गया? पैसा भी छिन गया, नाम भी छिन गया। पैसा तो साथ नहीं जाएगा इसके। उससे बड़ी मौत क्या हो रही है? अनवेप्ट मीन्स नॉट मॉर्न्ड। पीपल डू नॉट मॉर्न ओवर हिज डेथ। लोग कोई सोग नहीं करते हैं, कोई सदमा नहीं करते हैं इसके पीछे, बोलते हैं अच्छा वो मर गया। नंबर 2, अनऑनर्ड। ही इज नॉट ऑनर्ड आफ्टर हिज डेथ। मौत के बाद इसको अच्छे नामों से याद नहीं किया जाता, इसकी इज्जत नहीं की जाती। नंबर 3, एंड अनसंग। अच्छा, अब ये अनसंग जो आ गया, यानी कि ही इज इग्नोर्ड इन पोइट्री एंड सॉन्ग। इसको मुल्क के लोग अच्छे तरानों में याद नहीं करते हैं। जिस तरह नेशनल सॉन्ग्स होते हैं
उन नेशनल सॉन्ग्स में हीरोज़ का नाम आता है कंट्री के, जो कि फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, जो कि लीडर्स होते हैं, उनके नाम आते हैं। लेकिन ये एक ऐसा शख्स होता है कि जिसके लिए कोई भी तराना नहीं गाया जाता है। तो अब एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं इस पोएम का, ताकि आप लोग समझ जाएं। नंबर 1, lines from the Lay of the Last Minstrel. The poem is composed by Sir Walter Scott. Sir Walter Scott talks about a person who does not love his country. He is an unpatriotic person and he has a high authority and power. You can say government servant, ambassador, minister, like that. This person does not feel any kind of love in his heart for his country. When he returns from abroad, he does not feel any kind of emotion after reaching his homeland. This person has unlimited wealth. He has high titles and his name is very big. After all these things, when this person is dead, he faces double death. Number 1, he loses his life as penalty. Number 2, when he is buried, people do not mourn over his death. No noble song is sung for him. यानी कि इस पोएम से हमें ये पता चला है कि ये पोएम बात करती है एक ऐसे शख्स के बारे में जो अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता है। उसके हाई टाइटल्स हैं, बड़ा नाम है उसका, बहुत दौलत है उसके पास, लेकिन जब वो अपने मुल्क वापस आता है किसी बाहर के दौरे से, तो अपने दिल में कोई भी जज्बात महसूस नहीं करता अपने कंट्री के बारे में। इस शख्स के पास बेपनाह दौलत होती है, इन तमाम चीज़ों के बावजूद इसकी कोई इज्जत नहीं करता जब यह बंदा मरता है। दोहरी मौत होती है ऐसे शख्स की। नंबर 1, इसकी आंखें बंद हो जाती हैं, इसको ज़मीन में दफना दिया जाता है जिस ज़मीन से निकला है, यानी कि मिट्टी से। लेकिन इससे बड़ी जो ज़िल्लत होती है इसके साथ, जो कि पोएट हमें बताता है लास्ट में, कि जब यह मरता है तो कोई इसकी मौत पे सोग नहीं करता है, कोई रोता नहीं है, और ना ही ऐसे शख्स की इज्जत की जाती है। अनऑनर्ड रहता है ये। और इसके साथ साथ पोएट हमें ये भी बताता है अनसंग, इसके लिए कोई भी खराज तहसीन पेश करने वाले नगमे नहीं गाए जाते हैं जिस तरह नेशनल सॉन्ग्स होते हैं। तो इस पोएम के बारे में हमें क्या पता चलता है? नंबर 1, द पोएम प्रीचेस पैट्रियोटिज्म. The poem discourages one who does not love his native land. The poem is written in rhymed couplets. Okay. The theme of this poem is patriotism. ये भी आप अपने पास नोट डाउन कर लें. The theme of this poem is patriotism. Patriotism इस poem की थीम है या स्पिरिट है, लेकिन बात ही किसकी करती है? अनपैट्रियोटिक पर्सन की. यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है. पोएम की बात आएगी, ठीक है, कि इसकी थीम क्या है, इसकी स्पिरिट क्या है, तो पैट्रियोटिज्म है. पर्सन की बात आएगी तो आप किसको ध्यान में रखेंगे? अनपैट्रियोटिक पर्सन. ठीक है. सो हियर विल बी डिस्मिस द क्लास. होप यू एंजॉयड इट. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर. अस्सलाम वालेकुम.